नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से एक साल। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जो कर्नाटक में हो रहा है, उसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। दरअसल कुछ ऐसा हुआ है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल को कर्नाटक में लादने की कोशिश की और यह भी कोशिश की कि जैसे गुजरात में होलसेल चेंजेस किए गए थे, सीनियर लोगों को बाहर निकाला था, उनसे लेटर ले लिए गए थे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने का आह्वान किया था। सेम फार्मूला जो कि गुजरात में एक आज्ञा पालक समाज होता है, उसको कर्नाटक में ले जाने की कोशिश की। लेकिन जिस लेवल की बगावत वहां देखने को मिली है, उसे शायद देखकर भारतीय जनता पार्टी भी अचंभे में है। क्योंकि पहले सावड़ी साहब गए, लक्ष्मण सावड़ी जो उप मुख्यमंत्री थे, और अब जगदीश शेट्टार का जाना, जो बहुत बड़े लिंगायत नेता हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में 20-25 सीटें हैं, और उनका कांग्रेस में शामिल हो जाना। शायद अब एक रास्ता इनके पास बचता है कि 2024 का चुनाव जो मोदी सोच के बैठे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लड़ा जाए, जैसे 2019 में लड़ा गया था। प्रमोद लेकिन 2019 प्रमोद में पुलवामा भी उनके साथ में था, बालाकोट स्ट्राइक भी साथ में। गारोडूंगी। और सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, इस पर तुम कुछ मत बोलो। ये बात कुछ और है। ये शब्द कहे गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा, अजीत डोभाल के द्वारा। प्रधानमंत्री अब इस कोशिश में है कि 2024 के इलेक्शन को भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उनके सामने एक प्रतिद्वंदी हो, एक चेहरा हो, ताकि वो लोगों से कहें, देखो आपके सामने एक वो चेहरा है जो डिलीवर करता है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और सामने देखो या तो कोई एक और पप्पू है या कोई और चेहरा है। उन्हें एक चेहरा चाहिए सामने लड़ने के लिए। जब सामने चेहरा नहीं होता है तो इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। जब सामने चेहरा नहीं होता तो आपको पता नहीं होता कि प्रतिद्वंदी कौन है और दुश्मन कौन है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का ये खूबसूरत पहलू है कि यहाँ पर बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जहां सामने चेहरा नहीं होता। कर्नाटक में चेहरा नहीं है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी खुद कई प्रदेशों में चेहरे बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करती है। तो यहां पर भी लोकसभा में यही होने जा रहा है कि चेहरा डिक्लेयर नहीं होगा, और यही मोदी जी का रंजोगम भी है कि सामने चेहरा क्यों नहीं है। क्योंकि मैं वन टू वन कर पाऊं, चाहे राहुल वर्सेस मोदी हो या नीतीश वर्सेस मोदी हो, चाहे कोई भी एक चेहरा हो, डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस बार वाइज होके सामने आया है और वो कहता है कि मैं चेहरा डिक्लेयर नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी जितने डेस्परेट है सामने एक चेहरे के लिए, विपक्ष उतना ही स्मार्ट होकर चेहरा नहीं दे रहा है। हाँ, इस बात की सुगबुगाहट है कि नीतीश बाबू यूपीए के संयोजक बनेंगे, लेकिन संयोजक चेहरा नहीं होता, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है। हम इसी विषय पे बात करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 प्रबुद्ध पैनलिस्ट मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। मैं स्वागत करूंगा धनंजय कुमार जी का, दिलीप गोयल साहब का, विवेक देशपांडे जी का। बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के मंच पर आप सबका। सबसे पहले मैं विवेक जी आपसे ही ये आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि मोदी जी वैसे भी वोट अपने नाम पे मांगते हैं, भाजपा के नाम पे नहीं मांगते हैं। वो बस ये कहते हैं कि ठप्पा कमल पे लगाओ, वोट मोदी को जाएगा। इवन हिमाचल के चुनाव में भी ये कहा कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं, कमल पे ठप्पा लगाओ, वोट सीधा मोदी को आएगा। और वहां पे एक निर्दलीय को फोन करके बोलते हैं बैठ हुई जाओ। तो कहीं ना कहीं जो बगावत वहां से शुरू हुई थी 30 सीटों की, 20 से 30 सीटों की, क्या कहते हैं, हिमाचल में, अब वो बगावत 30 सीटों की यहां भी पहुंच गई है। पर यहां चेहरे बहुत बड़े हैं जो शिफ्ट हो गए हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म चाहते हैं 2024 में, एक चेहरा चाहते हैं, वो मिल नहीं रहा है। विवेक देशपांडे जी, आपकी इसके ऊपर टिप्पणी। हाँ, दिनेश जी, अ, बिल्कुल आपने सही बताया कि मोदी जी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के इलेक्शन चाहते हैं पहले से ही। मतलब वो 2014 से ही एक व्यक्ति पूजा की जो शुरुआत इस देश में हुई थी, जितने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी भी नहीं थी। हमने एक इंदिरा गांधी का दौर देखा है, उस समय भी व्यक्ति पूजा थी। लेकिन जो मोदी जी के व्यक्ति पूजा का जो दायरा है, उसकी तुलना में इंदिरा गांधी कहीं भी नहीं है। मतलब उस समय भी ऐसे पागल लोग थे
जो इंदिरा गांधी की चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, वो यही मानते थे कि नहीं इंदिरा गांधी कभी गलती नहीं कर सकती। ऐसे लोगों से मैं उस समय भी बहुत मिला हूँ, मुझे याद है ऐसे लोग हैं जो इंदिरा गांधी ने कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जो मोदी जी का जो व्यक्ति पूजा का जो कालखंड है, वो उसके तुलना में इंदिरा जी का जो कालखंड है वो बिल्कुल फेड हो जाता है, वो कहीं भी खड़ा नहीं होता। तो ये मोदी जी अपने नाम पर वोट मांगने की शुरुआत 2014 से ही शुरू हुई है, और उसमें सारे बीजेपी ने उनका साथ दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी में कोई अलग-अलग वॉइसेस हो और वो ये कहे कि भई ये ठीक नहीं है। एक हायरार्की होनी चाहिए पार्टी में, ये सब ठीक है। लेकिन सर्वोच्च नेता का मतलब एकमेव नेता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत और एक टीम वर्क के तहत पार्टी में काम होना चाहिए। इस तरह की सोच जो है उसको बिल्कुल 2014 से ही दबा दिया गया, और हमने देखा है कि कोई भी ऐसा मंत्री नहीं इस मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो उनके खिलाफ कुछ बात करता हो। एक हम गडकरी जी का अगर उदाहरण छोड़ दें, वो भी डायरेक्टली मोदी जी का नाम कभी लेते नहीं है, फिर डायरेक्ट मोदी जी पर कोई कभी वो निशाना नहीं साधते। वो बातों-बातों में कुछ कह देते हैं, और फिर उसका मतलब पॉलिटिकली जो निकाला जाए हम लोग निकालते हैं, और उसके ऊपर गडकरी जी नाराज़ हो जाते हैं कि आपने, मुझे तो ऐसा नहीं कहना था, आपने, आपका ये मतलब आपने अपने मन से निकाला है, लेकिन बात मतलब तो वही होता है। तो सिर्फ़ एक गडकरी जी का उदाहरण छोड़ दिया जाए, तो बाकी बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीधे तौर पर मोदी जी को टेक ऑन करे, उनकी एक अल्टरनेटिव बन के खड़ा हो, जो हर पार्टी में होना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि भई कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया तो राहुल गांधी की तुलना में टक्कर पे दूसरा कौन है? कौन चैलेंज कर सकता है? गुलाम नबी आज़ाद ने तो खुद ही कहा है। लेकिन कांग्रेस में व्यक्ति पूजा वाला दौर नहीं है अभी। आज की स्थिति में व्यक्ति पूजा वाला दौर नहीं है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस में हम G23 वगैरह जैसे ग्रुप जो बने हैं वो बनते हुए नहीं देखते। तो कांग्रेस में चैलेंज करने का एक ट्रेडिशन है, जिंदा है, जो एक अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। बीजेपी में वो बिल्कुल नहीं है। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मोदी जी का ये जो पर्सनैलिटी कल्ट का जो मामला है, जिसके ऊपर बीजेपी का पूरी तरह से दारोमदार है, वो दूसरी कोई भी बात, एक देखिए है उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उनकी इलेक्शन मशीनरी है, उनके पास अमित शाह है, जो इलेक्शन फ्रंट पर सब संभाल लेते हैं, उनके पास लाभार्थी पॉलिटिक्स है, उनके पास इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज है, और उनके पास उनका एक हिंदुत्व का नैरेटिव है। ये सारी बातें उनके पास है। लेकिन आप इन सारी बातों में से अगर मोदी जी को माइनस कर दें, तो बीजेपी का जो बीजेपी विल कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के ध्यान में नहीं आ रही है। अगर ध्यान में आ भी रही है तो इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोच नहीं रहे कि मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट का शेल्फ लाइफ क्या है, क्या वो कम हो रहा है? लेकिन सर्वेस तो ये बताते हैं कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही बरकरार है। तो बीजेपी शायद उस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है कि आज भी हमारे पास मोदी जी है और हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। बाकी देखिए, जो अपने आप को कहीं न कहीं असर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को अलग से रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बीजेपी में कोई स्कोप नहीं है। और इसी का नतीजा हम ये देखते हैं कि बीजेपी ने केवल केंद्रीय लेवल पर नहीं, तो स्टेट के लेवल पर भी किसी भी बड़े नेता को उभरने नहीं दिया है। हमने देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण भी देख लो आप। एक अगर हेमंत बिस्व शर्मा अगर छोड़ दिए जाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वो तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो अपने उनका अपना एक अलग पर्सनैलिटी कल्ट है। ही डजंट गेट हिज ग्लो फ्रॉम मोदी, और वो सेल्फ, हेमंत बिस्व शर्मा का ऐसा नहीं है। उनको जो रोशनी है वो होके आई है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक उदाहरण तो है जो आने विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका आपका म्यूट हो गया है।
आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, अभी आया, ठीक है। तो इसका हम नतीजा ये देख रहे हैं कि सारे स्टेट्स जो है वहां पर मोदी जी नहीं चाहते उसमें से कहीं भी कोई भी एक चैलेंजिंग फेस उनके सामने उभर कर आए, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी हर स्टेट में बीजेपी को मोदी जी पर निर्भर करना पड़ रहा है, और उसका शेल्फ लाइफ एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होता है। मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन के आते-आते मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि हम अच्छा आप कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव कोई नहीं है क्या? तो अल्टरनेटिव तो है, राहुल गांधी का अल्टरनेटिव तो है। आप अपोजिशन पार्टी चाहे माने ना माने, कोई ऐसी पार्टी नहीं है आज भी देश में जिसको कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी हो। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के जेडीयू को कितनी सीटें मिलेगी बिहार में? क्या 10-15 सीटों की बदौलत क्या वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाते हैं? मुझे बिहार से इस तरह की आवाज़ें सुनते हुए मैं बहुत देखता हूँ कि जो नीतीश कुमार को एक पीएम के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कितनी सीटें मिलेगी जेडीयू को? 15 सीटों की बदौलत कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? आज सबके सामने अल्टरनेटिव केवल राहुल गांधी का है। मैं कोई राहुल गांधी का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं राहुल गांधी पर बहुत बार टीका करता हूँ, लेकिन आप देखिए आमतौर पर सहमति किसके इर्द-गिर्द बननी चाहिए? राहुल गांधी के, और वो बनती हुई हमको 2024 तक दिखेगी, और राहुल गांधी का पर्सोना जो है वो निखर कर सामने आया है, और मोदी जी के सामने अल्टरनेटिव राहुल गांधी का है। पिछले इलेक्शन में वो नहीं था, राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं थी पिछले इलेक्शन में कि वो मोदी जी को चैलेंज करे। आज वो चैलेंज करने की स्थिति में है। इसीलिए जब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव सामने आता है, तब मोदी जी का जो पर्सनैलिटी कल्ट का शेल्फ लाइफ है वो अपने आप कम हो जाता है, वो कम होगा। और 2024 में आपको दिखेगा कि मोदी जी उस तरह से जादू नहीं बना पाएंगे अपने पर्सनैलिटी कल्ट का जितना वो कल तक बना पा रहे थे। और इसीलिए 2024 का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, मैं आता हूँ दिलीप जी आपके पास।